ये कहानी है एक अंधी लड़की को इंसाफ दिलाने की, जिसका केस एक वकील ने लिया है जो सालों से कोर्ट से दूर रहा है। क्राइम करने वाला बहुत ही रईस खानदान का है और डिफेंस का लॉयर तो कंट्री का टॉप वकील है। तो आखिर कैसे मिलेगा इस लड़की को इंसाफ? हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत में थुम्बा पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर कॉल आने के बाद इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस एक घर में जाता है जहां पर एक अंधी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। उस लड़की का नाम सारा मोहम्मद होता है। उसके पिता एक छोटे बिजनेसमैन होते हैं। लड़की के अंधे होने की वजह से कल्प्रिट को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर लड़की एक स्कल्पचर आर्टिस्ट होती है, इसीलिए उस लड़के का स्कल्पचर बना लेती है। और क्रिमिनल उनके बगल में रहने वाले विनोद का ही दोस्त माइकल होता है, जो कि अपनी ही शादी का इन्विटेशन देने थुम्बा आया था। उसे तुरंत ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में सारा वापस माइकल को छूकर पहचान लेती है। कस्टडी में माइकल से मिलने माइकल के पिता आते हैं, जो कि मुंबई के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो आते ही फेमस लॉयर राजशेखर को बुलाने के लिए बात करते हैं। अगले ही दिन राजशेखर अपनी बेटी पूर्णिमा के साथ वहां पर आता है। पूर्णिमा भी एक इंडिपेंडेंट लॉयर है। आते ही राजशेखर कहता है, सारा के पिता मोहम्मद की ये दूसरी शादी है। पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, उनको बुलाकर सेटलमेंट करने की बात करते हैं। जिसके बाद उन दोनों को बुलाया जाता है और पैसे भी ऑफर किए जाते हैं। वो मोहम्मद के पास जाते हैं तो मोहम्मद साफ इनकार कर देता है और उनको धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और केस कोर्ट में लड़ने की बात कहता है। कोर्ट की पहली ही हियरिंग में माइकल को राजशेखर बेल दिलवा देता है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी एविडेंस फुल कन्विक्शन के साथ प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। मोहम्मद के पूछने पर कि ऐसे केसेस में जल्दी बेल नहीं मिलती, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि तुम्हारी कहानी पर कोर्ट यकीन नहीं कर रहा है। अब आगे राजशेखर माइकल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये दुष्कर्म असल में माइकल ने ही किया है। अगले दिन इंस्पेक्टर वर्गीस मोहम्मद से कहता है कि उसे इस केस से हटाया जा सकता है, क्योंकि उसको कुछ एडजस्टमेंट्स करने को कहा गया था पर उसने नहीं किया। वो एक अच्छा एडवोकेट ढूंढने की बात करता है और जालसाजों से बचने के लिए कहता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत सारे एडवोकेट मोहम्मद के पास खुद ही चल के केस लेने आते हैं, पर मोहम्मद इनके बातों में नहीं आता। आगे इंस्पेक्टर की मुलाकात अहाना से होती है, जो कि इंस्पेक्टर की पुरानी लॉयर दोस्त होती है। इंस्पेक्टर उसके एक दोस्त विजय मोहन के बारे में पूछता है, जो कि एक ईमानदार लॉयर होता है। अहाना उसको विजय मोहन से मिलाती है। इंस्पेक्टर विजय मोहन को केस लेने के लिए कहता है। विजय कहता है कि वो अब प्रैक्टिस नहीं करता, सालों पहले उसने केस लड़ना बंद कर दिया है। तभी अहाना विजय को सारा के पास ले जाती है। सारा इस बात को सेंस कर लेती है कि विजय मोहन एक अच्छे इंसान है, पर विजय बताते हैं वो केस नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उसने बहुत सालों से प्रैक्टिस नहीं की है। तभी सारा बहुत उदास हो जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती और कहती है वो फिर भी लड़ती रहेगी, क्योंकि उसको सच्चाई पर यकीन है। उसकी हिम्मत देखकर विजय मोहन भी इंस्पायर होते हैं और केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद विजय मोहन केस की खुद से थोड़ी तहकीकात करते हैं ताकि उनकी केस में पकड़ बन सके, जहां उनको कुछ सबूतों के गायब होने की बात भी पता चलती है। जिसके बाद कई सालों बाद विजय मोहन अपने लॉयर के कोट को पहनते हैं और कोर्ट में केस के ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सारा के घर की मेड को कटघरे में बुलाया जाता है, जिसका नाम सीमा होता है। सीमा बताती है वो 5 सालों से इनके यहाँ पर काम करती है। घर की 2 चाबियां हैं, एक उसके पास और दूसरा मोहम्मद के पास रहता है। जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन मोहम्मद और उसकी बीवी शादी में चले गए थे। सीमा को भी बैंक में काम था, इसीलिए वो बैंक चली गई थी। सेफ्टी के लिए उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। जब बैंक से वापस आई तब उसको सारा ने सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ। जिसके बाद राजशेखर उसको बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछता है और कहता है, अगर उस घर की 2 चाबियां हैं तो हो सकता है कि मोहम्मद ही वापस घर आया हो, या तुमने ही घर का टेरेस का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो। जिससे सीमा बहुत घबरा जाती है और सवालों में उलझ जाती है। जिसके बाद सारा की माँ को कटघरे में बुलाया जाता है। सभी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। सारा की माँ बताती है कि माइकल विनोद का पता पूछते हुए उनके घर में आया था और उसी समय वो लोग सारा के घर में अकेले होने की बात कर रहे थे। उनका मानना था कि तभी माइकल ने यह बात जान लिया होगा कि सारा घर पर कब अकेली रहेगी। जिसके बाद राजशेखर उनसे सवाल पूछता है। जैसा कि ये उनकी भी पहली शादी नहीं थी, इसीलिए राजशेखर कहता है कि तुम्हारे पहले पति की मौत कर्ज की वजह से हुई थी और ये तुम्हें भी पहले से पता था कि मोहम्मद एक बिजनेसमैन है, इसीलिए तुमने उससे शादी की। अब ये जानकर कि माइकल भी अमीर बाप का बेटा है, हो सकता है कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने ही मिलकर ये साजिश रची हो।
हो सकता है कि दौलत पाने के लिए तुम अपनी बेटी का ही इस्तेमाल कर रही हो। जिसको सुनकर वो बहुत रोने लगती है। जिसके बाद मोहम्मद को कटघरे में बुलाया जाता है। राजशेखर कहता है कि मोहम्मद, तुम सारा के बायोलॉजिकल फादर नहीं हो। जब तुम दोनों की शादी हुई तब सारा 6 साल की थी। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन तुम्हारे पास ही दूसरी चाबी थी। तुमको भी पता था सीमा घर से बाहर बैंक में रहेगी और तुम ही इन सब के पीछे हो। सब कुछ तुमने ही किया है और अब सारा इल्जाम तुम माइकल पर डालना चाहते हो। ये सब सुनकर मोहम्मद बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन विजय मोहन सारा को समझाता है कि वो कोर्ट में न घबराए। राजशेखर उल्टे सीधे सवाल पूछेगा, तुम्हारे अब्बू ही इसके पीछे है, ये सब कुछ साबित करने की कोशिश करेगा, वो तुम पर बहुत प्रेशर डालेगा, बस तुम घबराना नहीं। फिर कोर्ट में अब सारा कटघरे में आती है। वो बताती है उस दिन अम्मी अब्बू के जाने के बाद वो घर पर अकेली थी। वो नहाने चली गई। जब वो वापस आई तभी उसको लगा कि उसके कमरे में कोई है और उसके साथ उसी समय जबरदस्ती हुई। राजशेखर सारा से पूछता है, अगर तुमको दिखाई नहीं देता है तो तुमने कैसे माइकल का स्कल्पचर बनाया? सारा कहती है, जब मेरे साथ दुष्कर्म हो रहा था तब मैं बहुत डर गई थी। अगर मैंने शोर मचाया तो ये मुझे मार डालेगा, इसने मुझे ऐसा धमकाया, इसीलिए मैंने उसके चेहरे को छूकर ही कातिल को पहचानने का फैसला किया। आई टर्न माई पेन इनटू आर्ट। जिस पर राजशेखर कहता है, दुष्कर्म जैसे वक्त में भी कोई कैसे इतने आराम से किसी का चेहरा सहला सकता है? वो कैसे इसकी मूर्ति बना पाई? इसमें तो लगता है कि तुम्हारी भी सहमति रही होगी। लगता है जैसे ये केस ही बेबुनियाद है। कोर्ट में इतना और ऐसे खुल के कोई भी दुष्कर्म हुई महिला और लड़की नहीं बताती है। ऐसा कोई भी विक्टिम नहीं रिएक्ट करता है। तो विजय मोहन बहुत गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए? बेइज्जती के डर से जो कुछ भी हुआ है वो सब सह लेना। तकदीर में जो था वही हुआ, ये सोचकर शर्म के मारे किसी से भी कुछ ना कहना, ऐसे रिएक्ट करना चाहिए? ये आज की लड़की है, ये सब कुछ साफ साफ बताएगी कि उसके साथ कब, कहाँ, किसने गलत किया। अगर आप ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो ये सब कुछ आपकी छोटी सोच की वजह से है। बेटर यू चेंज मिस्टर राजशेखर। और जब ये डायलॉग मूवी में आएगा तो ये डायलॉग बस आपका दिल छू लेगी। आगे आहाना इस न्यूज़ को सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहती है ताकि केस पर इम्पैक्ट पड़ सके। अगले दिन माइकल का फ्रेंड विनोद को कटघरे में बुलाया जाता है। माइकल का फ्रेंड विनोद माइकल के थुम्बा आने की डेट सी बदल देता है, जिससे कि केस डिफेंस की तरफ झुक जाता है। बाहर सोशल मीडिया में आग लग चुकी होती है, जिस वजह से माइकल की फियांसे कॉल करके शादी तोड़ने की बात करती है। माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रात में मोहम्मद और सारा को धमकाता है, जान से मारने की धमकी देता है। कहता है कि केस वापस ले लो और बदले में जितना पैसा चाहिए ले लो, और वहां से चला जाता है। जिसके लिए राजशेखर माइकल को बहुत डांटता है। ऐसी हरकत से वो केस हार सकते हैं। राजशेखर आगे कहता है कि वो अगले हियरिंग में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी दूसरी केस की हियरिंग भी उसी डेट को है। इसीलिए वो अपनी बेटी पूर्णिमा को कोर्ट में अपनी जगह जाने को कहता है। कोर्ट में आगे अब कटघरे में इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस आता है, जिससे पूर्णिमा कहती है कि अगर आपने सारा को स्कल्पचर नहीं बनाते हुए देखा तो आपको कैसे पता कि स्कल्पचर सारा ने ही बनाया था? मोहम्मद भी तो स्कल्पचर आर्टिस्ट है, वो भी बना सकते हैं। आपको भी मोहम्मद ने ही बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो सारा ने स्कल्पचर बनाया है ये साबित नहीं होता। वो मोहम्मद को ही फंसाने की कोशिश करती है। आगे जज साहब के सामने माइकल बोलता है कि वो निर्दोष है और अपने दोस्त से मिलने के बाद वो रिजॉर्ट गया था। फिर एयरपोर्ट से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उस रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है। माइकल साफ साफ अपने दोस्तों के साथ अंदर आता हुआ दिखाई पड़ता है। इससे केस का रुख ही बदल जाता है। अगर वो उस समय रिजॉर्ट में था तो सारा के साथ गलत किया किसने? इससे विजय मोहन बहुत परेशान हो जाता है। वो रात में उन फुटेजेस को बहुत गौर से देखता है और उसे लूप होल नजर आ जाता है। वो इंस्पेक्टर के साथ उस सीसीटीवी वाले के ऑफिस में जाता है और कहता है अगर वो गुनहगार का साथ देगा तो वो भी फंसेगा, जिससे वो डर जाता है और बताता है ये सब उससे फोर्सफुली करवाया गया है। वो जानता था कि वो फंस सकता है, इसीलिए उसने एक वीडियो चुपके से बना लिया था और उसी वीडियो को विजय मोहन कोर्ट में चलाता है और गवाहों से जबरदस्ती गलत इन्फॉर्मेशन कोर्ट को दिलवाने के लिए राजशेखर के लिए सजा की मांग करता है। वो कहता है कि पहले भी राजशेखर कोर्ट में कई केसों में ऐसे ही सबूतों गवाहों की अदला बदली करता आया है, जिसके बाद कोर्ट राजशेखर पर इंक्वायरी बिठाती है और पूरी सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। देखते ही देखते ये खबर भी मीडिया में फैल जाती है और सब तरफ राजशेखर की निंदा होती है। उसके जगह अब कोर्ट में पूर्णिमा केस आगे लड़ेगी। विजय मोहन कोर्ट में माइकल के ड्राइवर को लाता है क्योंकि डिफेंस ऐसे फुटेज दिखाती है जिससे कि माइकल की कार सारा के साथ हुए दुष्कर्म वाले डेट को किसी और तरफ जाते हुए दिखाई पड़ती है। मगर कोर्ट में ड्राइवर बोलता है कि उस दिन वो घर पर था, वो गाड़ी माइकल ही चला रहा था।
तभी वहां पर आहाना एक सबूत के साथ आती है, जो कि एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन के कार में लगे रोड कैमरा का फुटेज होता है, जिसमें ड्राइवर उस गाड़ी को उस दिन साफ साफ चलाता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि माइकल उस दिन उस गाड़ी को ड्राइव करके नहीं गया था। आगे विजय मोहन एक और डॉक्यूमेंट पेश करता है, जो कि मुंबई के एक पुलिस स्टेशन की एफआईआर की कॉपी होती है, जिसमें पहले भी माइकल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था, मगर पैसों के बल पर पहले भी उसने सारे सबूत मिटवा दिए थे, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी माइकल इस तरह के हरकतों को कर चुका है। पूर्णिमा कहती है कि मगर इन सारे सबूतों से ये साबित नहीं होता कि माइकल ने ही सारा के साथ गलत किया है। जिसके बाद जज साहब अगली डेट देते हैं। घर पर विजय मोहन मोहम्मद से कहता है कि यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम अभी भी माइकल को गुनहगार साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सारा ब्लाइंड है और जिस वजह से उसने मुलजिम का चेहरा नहीं देखा है। अगली सुनवाई में विजय मोहन कहता है, माय लॉर्ड, ये कोई आम केस नहीं है, बल्कि एक मासूम अंधी लड़की जिसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जब वो घर में अकेली थी तब बहुत ही चालाकी से कोई उसके घर में घुसता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है, मगर वो लड़की चुप ना रह के कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, क्योंकि ये उसकी हिम्मत है और एक भरोसा है जस्टिस पर। उस वक्त में भी वो बहुत घबराई हुई थी, समझ भी नहीं पा रही थी कि कौन उसके साथ ऐसा कर रहा है, इसीलिए हिम्मत जुटाकर किसी भी चीज को छूकर याद रख पाने वाले अपनी कला का इस्तेमाल करती है और उस गुनहगार का स्कल्पचर बनाती है। उसके आवाज को भी सारा पहचानती है, वापस छूकर भी पहचान सकती है। इसीलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि माइकल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन पूर्णिमा कहती है कि स्कल्पचर उस वक्त सारा ने नहीं बल्कि मोहम्मद ने बनाया था, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस वक्त स्कल्पचर सारा ने ही बनाया था। विजय मोहन कहता है कि अगर आप एक फेयर चांस दे तो सारा अभी भी किसी को भी छूकर उसका स्कल्पचर बना सकती है। जिसके बाद कोर्ट फैसला करती है कि सारा को एक मौका दिया जाएगा और किसका स्कल्पचर बनाना है यह फैसला डिफेंस करेगी। जिसके बाद यह बात पूरी मीडिया में फैल जाती है और सब सारा के स्कल्पचर बनाने का इंतजार करने लगते हैं। सारा को किसी और का नहीं बल्कि राजशेखर का स्कल्पचर बनाना है। बनाने के दौरान राजशेखर सारा का ध्यान बहुत भटकाने की कोशिश करता है, उसे जलील भी करता है, उसका मोरल डाउन करने की पूरी कोशिश करता है, मगर सारा अपने दर्द को, अपने बेइज्जती को भुलाकर अपने काम में फोकस करती है। और जब स्कल्पचर बनकर तैयार होता है तो वो हूबहू राजशेखर जैसा ही दिखता है। जिसके बाद जज साहब मुलजिम माइकल को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और कुछ इस तरह सारा को इंसाफ मिलता है और सच्चाई की जीत होती है। दुष्कर्म जैसा कुकृत्य हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी हानि है और माइकल जैसे लोगों का कड़ी से कड़ी सजा पाना बहुत ही अनिवार्य है। ऐसी ही अच्छी कहानियों की एक्सप्लेनेशन मैं आगे भी करता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट। थैंक यू।